Hi everyone, welcome to Chemia Hour 2.0. Now let's talk about Raoult's law. What is Raoult's law? हम इस छोटी सी वीडियो में आपको राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इसकी लिमिटेशन क्या होती है और इसका डेरिवेशन क्या होता है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट राउल्ट्स लॉ. व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? दिस लॉ स्टेटेड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ vapor pressure is equal to the mole fraction of solute present in the solvent. ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन है राउल्ट्स लॉ की, जो क्या राउल्ट्स लॉ को स्टेट्स करती है. तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें ध्यान देने की ये है ज़रूरत, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोला गया है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पर होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग है. तो अगर हम जनरली वेपर प्रेशर की लोअरिंग लिखते हैं तो आपको पता होगा P माइनस पी एस लिखा जाता है. P क्या होता है आपका प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होता है. किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का. और जो PS होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, यानी कि यहाँ पर S लगा है, यानी कि ये क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल रहा है तो आपको क्या लिखना होगा? P माइनस पी एस अपॉन P. ठीक है, ये फैक्टर आपको लिखना होगा. तो ये फैक्टर बोला गया किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन के. तो आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला. तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोला गया है तो आपको ये लिखना होगा. यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल एन क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या सॉल्वेंट में प्रेजेंट है. और जो कैपिटल एन दिख रहा है आपको वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन लिख देते हैं और ऊपर क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो इन दोनों का अगर रेशियो होगा तो हम क्या कहेंगे? क्या कहलाएगा ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. लेकिन अगर हमें क्या लिखना हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना हो तो हम क्या करेंगे? वहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखना होगा हमें. ठीक है, एक मिनट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि ये सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का मिला करके जो सॉल्यूशन बना है उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है उन दोनों का रेशियो है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन. तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वो आपका ये हो जाएगा P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन. ये आपका राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है, सिंपल सा. ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या होती है राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो जनरली अगर हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या होती है तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं लिमिटेशन किस किस जगह पर वैलिड होती है, किन किन सॉल्यूशन के लिए वैलिड होती है. तो जनरली आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही ये वैलिड होती है. किसके लिए होती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए. राउल्ट्स लॉ की डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड होती है. और कहाँ पर ये इनवैलिड हो जाती है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के, क्योंकि वहां पर अगर हम देखा जाए वहां पर तो सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड आपका क्या होता है कि आपका जो आपने सॉल्यूट सॉल्यूशन में डाल रखा है वो सॉल्यूट आपका कैसा होना चाहिए? एक तो आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए प्लस आपका नॉन वोलाटाइल होना चाहिए. यानी कि आपका नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ही यहाँ पर इसमें यूज हो सकते हैं जहाँ पर राउल्ट्स लॉ आपका
एप्लीकेबल होगा। तो नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is only used for solution, ठीक है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब ऐसा सॉल्यूट जो कि आपका वेपर क्रिएट ना कर पाए, ठीक है। दूसरा आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ओके, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो कि आपका ना कि सॉल्यूशन में डालने पर या सॉल्वेंट में डालने पर ना ही डिसोसिएट हो ना ही वो एसोसिएट हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो लिमिटेशन आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और हम बात कर सकते हैं, जनरल वे में आपको जानने की नीड होनी चाहिए कि जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एक ऐसी लिमिट आएगी ना, एक लिमिट आएगी जहाँ पर राउल्ट्स लॉ आपका धीरे धीरे सॉल्यूट को ऐड करते जाइए किसी सॉल्वेंट में, तो एक ऐसी लिमिट आएगी जहाँ पर राउल्ट्स लॉ आपका एप्लीकेबल होना बंद कर देगा। तो वो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है जहाँ पर आपका राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल हो, जहाँ पर ऐसी कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है। और यानी कि जो आपकी आइडियल लिमिट्स पे भी जो सोल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो जनरली अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की परिभाषा डिफिनीशन बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और जो भी आपके राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होंगे, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो जनरली अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये बात करना चाहेंगे, या आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या होता है, तो जल्दी से हम लोग डेरिवेशन को देख लेते हैं। इसमें डेरिवेशन आपका कहाँ से आएगा, देखिए जैसे कि आपका ये मैंने बताया था कि P आपका क्या होता है, सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। किसका वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। ये सब आप चीज ध्यान रखिएगा। और PS यहाँ पर मैंने क्या माना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपका सॉल्यूट को डालने के बाद सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर आपका PS है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो PS हमारा, वी नो दैट PS आपका किसके इक्वल होता है, PS इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। दूसरा एक और होता है, क्या होता है, PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ये दोनों रिलेशन आपको पता हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें तो निकालना था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो पहले तो हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे, PS इसको ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। PS इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये बनता है, उसके बाद क्या होगा, अगर हम यहाँ पर जो ये n की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है हमारी, वेरी लेस है, क्या होगा, वेरी लेस, यानी कि जो सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, वो क्या है हमारे, वेरी लेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कंडीशन आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, PS इज इक्वल टू, भाई ये जब 1 के इक्वल कर सकते हैं हम, या इसको 1 नहीं, इसको हम 0 के इक्वल कर सकते हैं, या क्योंकि उसमें सॉल्यूट तो मिला नहीं, तो प्योर सॉल्वेंट को हम क्या, प्योर सॉल्वेंट की अगर कंडीशन लिखेंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन हो जाएगी जहां पर कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं, PS को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो यहाँ पर आप PS इज इक्वल टू P कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं,
और आप जो ये n है उसको आप 0 के इक्वल लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर आप इस वाले में पुट करेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या बन जाएगी, p इज इक्वल टू के n अपॉन n। ठीक है, तो ये तो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला फैक्टर आपका 1 के इक्वल हो जाएगा n बाई n। ठीक है, तो p इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब इस वाले को हम कहाँ पर रखेंगे, इस वाले को हम रखेंगे p इज इक्वल टू के को हम रखेंगे कहाँ पर, इस वाले में फिर से रखेंगे k की वैल्यू, यानी कि इक्वेशन को हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, पी एस इज इक्वल टू p कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, छोटा सा ही बचा है। यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों साइड में हम क्या कर दें, -1 कर दें। ठीक है, -1 कर देंगे तो कोई डिफेक्ट या आएगा नहीं, ऐसे कुछ है ना। एक मिनट, p को हम कहाँ ले आएंगे, राइट साइड में, ये हो जाएगा पी एस अपॉन p इज इक्वल टू n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल। ये बना है ना, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दोनों की तरफ साइड में हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर p माइनस पी एस अपॉन पी आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब ये तो आपका कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब ये बच रहा है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, p माइनस पी एस इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल। यही तो आपका क्या है, राउट लॉ है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला डिराइव होकर आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलता है तो आप क्या लिखोगे, p माइनस पी एस। लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, p माइनस पी एस अपॉन p, यानी कि द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।